जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय बीबीसी की जो एक डॉक्यूमेंट्री है उसको लेकर भारत में काफी चर्चा चल रही है। वैसे तो कई लोगों के जहन में सवाल आना चाहिए कि भारत में इसको लेकर चर्चा क्यों चल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल अभी भी हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने ऊपर कोई ना कोई आका चाहते हैं, और क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत सालों तक राज किया है, इसीलिए वो लोग अभी भी उनको ही सर्वोपरि मानते हैं। इसीलिए एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टीवी चैनल या मीडिया हाउस जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो भारत में उसको लेकर चर्चाओं का बाजार एकदम से गर्म हो जाता है और भैया मतलब उसकी तरफ आंखें सभी की घूम जाती हैं। लेकिन यहां पर सबकी आंखें घूमने का एक वाजिब कारण है। क्यों? इसको भारत में बैन कर दिया गया है। भारत में बैन करने का जो कारण है वो भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से सामने बता दिया है कि भाई पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को एक तरफा तरीके से नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, और यह किया जा रहा है 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। तो भाई भारत सरकार ने कोई गलती नहीं करी मेरे हिसाब से। और मुझे तो ऐसा लगता है कि यदि इसको भारत में बैन नहीं भी किया गया होता ना, तो उसके बावजूद भी ये जो डॉक्यूमेंट्री है, ये पीएम मोदी की जो छवि है उसको और बड़ा ही करती, छोटा तो नहीं करती। अब शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। विजय पटेल, जो कि ओनली फैक्ट इंडिया के संस्थापक हैं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर भी हैं, उन्होंने कुछ सनसनीखेज चीजों का खुलासा किया है अपने ट्विटर के ऊपर। तो उनका ट्वीट मैंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर रिट्वीट करके रखा हुआ है, आप चाहें तो वहां पर जाकर पूरा उनका पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर क्या कुछ खुलासे इस समय सोशल मीडिया पर किए गए। सबसे पहले तो आप इसी बात को समझिए कि जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत चल रही थी भारत में और पुलिस फोर्स में जो अधिकतर लोग थे, जो पैदल या जब जिनको हम प्यादा कहते हैं, वो अधिकतर भारतीय ही थे। तो वही भारतीय दूसरे भारतीयों को मारने का काम किया करते थे। मतलब एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़वाना ही इन लोगों का प्रमुख एजेंडा रहा करता था। इसके बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की जो शुरुआत होती है वो होती है आलिशान जाफरी के साथ। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये द वायर के लिए काम करते हैं। इसके अलावा ये न्यूज क्लिक इन और आर्टिकल 14 के लिए भी काम करते हैं। द वायर के बारे में तो हम जानते हैं कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा वो लोग चलाते हैं। वहीं अगर मैं न्यूज क्लिकिंग के बारे में आपको बता दूं तो भाई न्यूज क्लिकिंग के ऊपर पास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और आरोप उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं। इसके बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में एंट्री होती है हरतोष सिंह बान की। इनके बारे में आपको बता दूं तो ये भी एक प्रोपेगेंडा न्यूज वेबसाइट द कैरवान के लिए काम करते हैं। और जब आप इनकी टाइमलाइन को जाकर देखेंगे ना, तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इनकी भी मानसिकता का झुकाव किस प्रकार है। इसके बाद तीसरे व्यक्ति के रूप में एंट्री होती है इस डॉक्यूमेंट्री में निरंजन मुखोपाध्याय की। हम निरंजन मुखोपाध्याय का जब आप यहां पर नाम सुनेंगे तो आपको लगेगा भाई इनमें क्या खराबी है। द वायर और द कैरवान के लिए ये भी काम करते हैं, जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि वो प्रोपेगेंडा चलाने के लिए फेमस है। और यदि आप लोग मुझे या मुझ जैसे कुछ और यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही है कि ये लोग किस प्रकार से काम करते हैं। इसके अलावा निरंजन मुखोपाध्याय जो हैं, उनको सैलरी उनसे भी मिलती है जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं। वही न्यूज क्लिकिंग, ये कुछ ट्वीट्स हैं जिनमें कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन्होंने खुद ही मेंशन किया है कि किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, जो चौथा किरदार है इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का, उसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति भारत में उनको नहीं जानता होगा, चाहे अच्छे की बात करें या बुरे की बात करें। अरुंधति रॉय कुछ उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जिन्होंने ऑल्ट न्यूज, जिसके ऊपर के प्रोपेगेंडा फैलाने के अजब गजब ही आरोप लगे हुए हैं। ऑल्ट न्यूज की जब स्थापना हो रही थी तब इनको जो फंडिंग करने वाले कुछ लोग थे, उनमें से अरुंधति रॉय प्रमुख लोगों में से एक थी। इसके अलावा जो प्रोपेगेंडा इनका चलता रहता है और कश्मीर फाइल्स से जो इनका पूरा एक रिलेशन जुड़ा था, उसने तो हमें बता ही दिया है कि भाई मानसिकता आखिर क्या चीज होती। और कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के साथ जो इनकी तस्वीरें हैं वो तो वायरल होती ही रहती हैं। जो पांचवा किरदार है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में वो है जैफ्रो क्रिस्टोफ। अब इस व्यक्ति के बारे में जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो इनका जो काम है वो इनका काम प्रमोट करता हुआ आपको एक बार फिर कौन मिलेगा? वही प्रोपेगेंडा वाली वेबसाइट्स। तो ऐसे में इन सभी का जो एक पूरा का पूरा मकड़जाल दिखाई दे रहा है, उसको आखिर हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं? और सबसे बड़ी विडंबना की बात देखिए कि ये जो व्यक्ति है जैफ्रो क्रिस्टोफ, इसने इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल जो है ना, उसको भी टैग किया है। किस लिए? कि वो आए और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री देखे जो कि मोदी की ओर बनाई गई है। अब ये इंडियन अमेरिकन जो काउंसिल है ना, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगवाने का काम। किस लिए? कि भैया भारत में जो काम हुआ किया जा रहा माइनॉरिटीज के खिलाफ वो बहुत ही गलत है, इसीलिए भारत के ऊपर सैंक्शन लगाए जाने चाहिए। तो आप देखिए यहां पर कि एक ही तरह के थिंकिंग के लोग लगातार इस पूरी कर्मकांड में जुड़ते जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है जैक स्ट्रॉ की। जैक स्ट्रॉ जो कि यूके से आते हैं, और यदि आप इनके नाम के आगे कंट्रोवर्सी लगाकर सर्च करेंगे तो आपको इनका भी पूरा कत्ता चट्टा खुल के मिल जाएगा। यहां पर आपके समझने के लिए बस इतनी सी बात आप जान लीजिए कि जैसे ही बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती है, उसके बाद जैक स्ट्रॉ देते हैं एक भारतीय जर्नलिस्ट या एक भारतीय न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू किसको दिया जाता है? द वायर को। मतलब खुद समझिए ना कि ये इतने सारे इत्तेफाक और ये एक सी मानसिकता के लोग एक साथ एक ही जगह पर एकजुट किए गए होंगे ना, अपने आप तो मधुमक्खियां आई नहीं होंगी, बुलाया गया होगा जरा रस को रख के कि भैया आओ बैठो, इसमें सब अपना अपना हिस्सा लो।
अच्छा, और सबसे बड़ी बात, जैसे ही डॉक्यूमेंट्री निकलकर सामने आई उसके बाद इन न्यूज पोर्टल से जुड़े हुए जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जिनके भी थोड़े बहुत नाम वाम हैं, वो सभी बढ़िया तरीके से सक्रिय हो गए। ट्वीट करना शुरू कर दिया, रिट्वीट करना शुरू कर दिया, बातें करना शुरू कर दिया। अरफा खानम शेरवानी, मोहम्मद जुबैर, मतलब यहां पर सभी का नाम लिया जा सकता है। अच्छा, और सबसे मजे की बात यह है कि जितने भी मीडिया हाउसेज है ना, इनके पास एक बड़ा जो फंड आता है वो आता है IPSMF से। अब ये क्या भला है? वही ये है इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन। अब ये क्या आता है भैया? तो इसको जो फंडिंग मिली थी ये काफी पुरानी जाती है। विप्रो के जो अजीम प्रेम जी हैं उनकी तरफ से इसको करीब करीब 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी, और एक और शख्स नीलेकनी करके, उन्होंने भी करीब 30 करोड़ की फंडिंग इसकी शुरुआत में ही करी थी। तो ये सभी के सभी एक थाली के चट्टे बट्टे यहां पर आपको नजर आएंगे। अच्छा, यहां पर जिनका मैंने नाम लिया, रोहिणी नीलेकनी, ये धर्मपत्नी है नंदन नीलेकनी की। नंदन नीलेकनी कौन है? वो को फाउंडर है इन्फोसिस के। और सबसे बड़ी बात रोहिणी के बारे में जो बात आती है वो ये है कि इनके रोल मॉडल कौन है? जॉर्ज सोरोस, और उनकी जो ओपन सोसाइटी है वो, इसी के साथ बिल गेट्स, फोर्ड फाउंडेशन, ये मतलब सारी चीजें आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे से जुड़ी हुई ही दिखेंगी। अच्छा, और नंदन नीलेकनी के बारे में आपको एक बात और बता दूं कि वो कांग्रेस से टिकट लेकर बेंगलुरु साउथ से 2014 में इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो एक ये पूरी फंडिंग का मामला जो IPSMF का सामने आया है, अगर नंदन नीलेकनी इससे जुड़े हुए नहीं है या उनको लगता है कि नहीं ये उनकी जो फंडिंग का है वो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उनको खुद इस चीज के बारे में बोलना चाहिए। नहीं तो अभी जितने भी नामों के बारे में हम लोगों ने बात करी, ये सब के सब जो भारतीय हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री को और ज्यादा पुश कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। अच्छा, BBC डॉक्यूमेंट्री को जो लोग पुश कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है उनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उससे जुड़ा ही हुआ होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर नीश मतलब NICHE की बात कर रहा हूं मैं, नीच नहीं बोल रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर नीश लोग हैं जो कि बहुत कम संख्या में है, लिबरल मानसिकता के लोग हैं, इनको आप कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं, वामपंथी कह सकते हैं, ये सबके सब मिलके इस डॉक्यूमेंट्री को पुश करने में इस समय लगे हुए हैं। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि यहां पर सबके सब सिर्फ यही लोग मौजूद हैं। जिन लोगों से आप इन तथ्यों के ऊपर बहस करोगे कि भाई ये जो लोग हैं ये हमको इसमें दिखाई दिए हैं, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई सुब्रमण्यम स्वामी भी तो इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी मतलब बीजेपी में होकर भी बीजेपी के नहीं है, आप सीधे तौर पर ये कह सकते हैं। उससे ज्यादा मैं क्या कहूं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। तो ऐसे में ये जो पूरी बातें निकलकर सामने आई हैं, ये बातें मुझे ऐसा लगता है बताने के लिए काफी हैं कि जिस तरीके से एक पूरी क्रोनोलॉजी काम कर रही है, वही अमित शाह वाली जी क्रोनोलॉजी, उस क्रोनोलॉजी को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी बात, विजय पटेल जी ने जो ये पूरी बातें एक्सपोज करी हैं सामने, इन बातों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना भी ज़रूरी है। जितना हो सके शेयर करें, उनका ट्वीट भी, मेरा वीडियो भी। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।